हेलो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट करेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 1 से कौन से क्वेश्चंस आते हैं। इट एक्सटेंड्स होल ऑफ इंडिया, ये पूरे भारत पर लागू है। जम्मू एंड कश्मीर पर 2019 से लागू हुआ। प्रेसिडेंट ने 9 अगस्त 2019 को असेंट दी। 31 अक्टूबर 2019 से ये इन्फोर्समेंट में आया। अब ये बात कहाँ पर लिखी गई है कि जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू होगा। ये बात जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की सेक्शन 95 क्लोज 1 में लिखा गया है। उसकी टेबल 1 ऑफ द 5th शेड्यूल, ठीक है। उसके बाद है ये 5th शेड्यूल की टेबल 1 सीरियल नंबर 100 में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इट प्रोवाइड्स दैट एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी ओमिटेड, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का कमेंसमेंट कब हुआ। 1 मार्च 1963 को, ठीक है। और 1 अक्टूबर 2018 को जो 2018 का अमेंडमेंट आया था, ये 2018 अमेंडमेंट 1 अक्टूबर 2018 को कमेंसमेंट में आया। अब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट किस तरह की रेमेडी देता है। रेमेडी ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एम्स एट एग्जैक्ट फुलफिलमेंट ऑफ ओब्लिगेशन। इट फॉर्म्स एन जुडिशियल रीएड्रेस वेयर एग्रीड पार्टी गेट्स द रिलीफ इन स्पेसी। उसके बाद है ऑब्जेक्ट ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। स्पेसिफिक रिलीफ का ऑब्जेक्ट क्या है। प्रोटेक्शन ऑफ ए सिविल राइट ऑफ ए पर्सन, ठीक है। अब सेक्शन 4 वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 4 क्या कहती है। स्पेसिफिक रिलीफ कैन बी ग्रांटेड ओनली फॉर पर्पज इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट, नॉट फॉर मियर पर्पज ऑफ इन्फोर्सिंग पेनल लॉ, ठीक है। ये केवल सिविल इंडिविजुअल राइट्स को इन्फोर्स करता है, मियर पेनल लॉ को इन्फोर्स नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मियर पर्पज ऑफ पेनल लॉ पे लागू नहीं होता है। दिस एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस एक्ट हैज़ बीन इनेक्टेड डिफाइन अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू स्पेसिफिक रिलीफ। ये कहाँ लिखा गया है। ये प्रीएम्बल में लिखा गया है, टू डिफाइन एंड अमेंड, ठीक है। नेक्स्ट है जो 2018 का एक्ट है, रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ, ठीक है। इसका जवाब कौन से जजमेंट में दिया। ये काटा सुजाता रेड्डी वर्सेस सिदम सेठी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड held that 2018 amendment to the specific relief act is prospective, not apply to those transactions that took place prior to its coming into force, ठीक है। तो 2018 का जो अमेंडमेंट है उसका क्या इफेक्ट है। इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इस केस में क्या कहा गया। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द अमेंडमेंट कैरिड आउट 2018 वाज इनेक्टेड फर्दर बलस्टर अडेयर टू सैनिटिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसमें इस बात को एक्सप्लेन कर दिया कि 2018 का अमेंडमेंट है उसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कैसे है और क्यों है। फिर है रिकवरी ऑफ पोजेसन ऑफ प्रॉपर्टी। ये पार्ट नंबर 2 है, चैप्टर 1 है। पार्ट नंबर 2 चैप्टर 1 में सेक्शन 5 से लेकर 8 तक है। सेक्शन 5 प्रोवाइड्स दैट ए पर्सन इंटाइटल्ड टू द पोजेसन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी मे रिकवर इट इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। नेक्स्ट है द प्रॉपर्टी मे बी रिकवर्ड बाय फाइलिंग सूट फॉर इजेक्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल
द डिक्री इन सच सूट मे बी एग्जीक्यूटेड इन मैनर प्रोवाइडेड ऑर्डर 21 रूल 35-36 ऑफ द CPC। अब सेक्शन 5 में से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। नंबर 1, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेक्शन 5 सेक्शन 6 बात करते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 5 में किस आधार पर रिकवरी की जा सकती है, सेक्शन 6 में किस आधार पर रिकवरी की जा सकती है। अब पहले सेक्शन 5 की बात करते हैं। सेक्शन 5 सबसे पहले, यदि कोई भी व्यक्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए जाता है तो उसके पास टाइटल होना चाहिए, ठीक है। नंबर दूसरी बात, किसके लिए, पजेशन के लिए, रिकवरी ऑफ पजेशन, स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। और किस तरह से रिकवर किया जाएगा, जैसा मैनर CPC में दिया गया है, ठीक है। और CPC में कहाँ दिया गया है, ऑर्डर 21 रूल 35 एंड 36 में। नेक्स्ट, सूट बाय पर्सन डिस्पोज्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 6। अब सेक्शन 6 का एक क्वेश्चन पता चल गया कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए जाते हैं तो सेक्शन 5 में जाते हैं एंड सेक्शन 6 में जाते हैं। सेक्शन 5 में तो आधार क्या होगा, टाइटल का, लेकिन सेक्शन 6 में टाइटल का आधार नहीं होगा। विदाउट टाइटल भी व्यक्ति जा सकता है, लेकिन इसमें टाइम दिया गया है, सिर्फ इतने ही टाइम में जा सकता है। अब इसमें पढ़ेंगे। सेक्शन 6 प्रोवाइड्स दैट इफ एनी पर्सन, कौन, एनी पर्सन इज डिस्पोज्ड, किसी व्यक्ति को डिस्पोज्ड कर दिया है, विदाउट हिज कंसेंट, उस व्यक्ति की कंसेंट के बिना, ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदरवाइज देन इन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। क्या कहता है, यदि किसी भी व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी से उसकी सहमति के बिना निकाल दिया है या फिर विदाउट ड्यू प्रोसेस उस व्यक्ति को उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया है। एनी पर्सन थ्रो हुम ही हैज़ बीन इन पोजेशन और एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रो हिम, तो देखो कौन कौन व्यक्ति, या तो जो व्यक्ति उस पोजेशन में है या जो व्यक्ति पोजेशन में है उसके आधार पर कोई क्लेम कर सकता है, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति, एक आदमी किसी मकान में रहता है और एक तो खुद भी क्लेम कर सकता है या उसके आधार पर उसका बेटा भी क्लेम कर सकता है। रिकवरी पोजेशन देयर ऑफ नॉट विद स्टैंडिंग एनी अदर टाइटल दैट मे बी सेट अप इन सच केस। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ वो व्यक्ति इस प्रॉपर्टी के पोजेशन में है, इस आधार पर सेक्शन 6 में सूट लाया जा सकता है। उसके पास उस प्रॉपर्टी का टाइटल है या नहीं है कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। अब आते हैं इसेंशियल इंग्रेडिएंट। सेक्शन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सन हैज़ बीन डिस्पोज्ड फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी, नंबर 1, डिस्पोजिशन विदाउट कंसेंट, सच डिस्पोजिशन विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। नेक्स्ट, इफ अबोव इसेंशियल आर फिलफिल्ड, ये तीनों पूरे किए जाते हैं तो फॉलोइंग पर्सन कैन फाइल ए रिकवरी ऑफ सूट फॉर पोजेशन। नंबर 1, कौन कर सकता है, द पर्सन डिस्पोज्ड, द पर्सन थ्रो हुम ही हैज़ बीन इन पोजेशन, फिर द पर्सन क्लेमिंग थ्रो हिम। तो ये 3 व्यक्ति सूट कर सकते हैं। और कौन कौन से एसेंशियल हैं, ये तीनों एसेंशियल एलिमेंट है। नेक्स्ट, क्लोज नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 6 का क्लोज 2 हमें ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को यदि डिस्पोज ऑफ कर दिया है तो आफ्टर 6 मंथ वो सूट फाइल नहीं कर सकता है, यानी कि सिर्फ 6 महीने में सूट फाइल करेगा। यदि कोई भी व्यक्ति डिस्पोज किया जाता है तो गवर्नमेंट के खिलाफ सेक्शन 6 में सूट फाइल नहीं किया जा सकता है। अब आते हैं क्लोज 3, फॉरबिड्स एनी अपील रिव्यू। यदि सेक्शन 6 में कोई भी ऑर्डर या डिक्री आता है तो ना तो उस ऑर्डर की अपील हो सकती है ना ही रिव्यू हो सकती है। सेक्शन 6 के क्लोज 4 में क्या कहा है, पर्सन कैन सू टू इस्टेब्लिश हिज टाइटल टू सच प्रॉपर्टी एंड रिकवर पोजेशन, ठीक है।
देखो सेक्शन 6 में तो टाइटल की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइटल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन और टाइटल के आधार पर सेक्शन 5 में जा सकते हैं। यदि कोई और भी रेमेडी है पार्टी के पास सेक्शन 6 के अलावा तो कहीं और भी जा सकती है पार्टी, ठीक है। अब पर्पज बिहाइंड सेक्शन 6 इज टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम यूजिंग फोर्स डिस्पोजिंग एनी पर्सन अदरवाइज देन ड्यू प्रोसेस, इट प्रोवाइड्स ए समरी रेमेडी, ठीक है। इसमें देखो दो क्वेश्चन बनते हैं। नंबर एक, पर्पज क्या है? कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ज़बरदस्ती प्रॉपर्टी से ना निकाले, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, सेक्शन 6 समरी रेमेडी प्रोवाइड करती है। सेक्शन 6 डज नॉट इन्वॉल्व एनी इंक्वायरी इनटू टाइटल। सेक्शन 6 में सूट लाने के लिए टाइटल की इंक्वायरी नहीं करेगा कोर्ट। कोई ज़रूरी नहीं है कोई भी व्यक्ति कोर्ट में आता है उसके पास टाइटल हो। नेक्स्ट, इवन इफ द डिफेंडेंट हैज़ ए बेटर टाइटल देन प्लेंटिफ ही कैन नॉट फोर्सिबली इविक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? देखो प्लेंटिफ को उस प्रॉपर्टी से निकाल दिया है, तो प्लेंटिफ कहता है कि मेरे को इस प्रॉपर्टी से निकाल दिया है। अब डिफेंडेंट कहता है मैं तो इसका ओनर हूँ। तो यहाँ पर बात ओनरशिप की नहीं है, यहाँ पर बात क्या है कि आपने प्लेंटिफ को विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्यों निकाला? आपकी प्रॉपर्टी तो आप कानून के अनुसार निकालते या उसकी सहमति से उसे बाहर जाने देते, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज़ इसेंशियल दैट ऑन द डेट ऑफ इविक्शन प्लेंटिफ मस्ट हैव जूरिडिकल पोजेसन, ही मस्ट नॉट बी ट्रेसपासर, ठीक है। वो ट्रेसपासर नहीं होना चाहिए, उसके पास कानून के अनुसार किसी तरीके से उस प्रॉपर्टी में रहने का अधिकार हो। नेक्स्ट है ITC लिमिटेड वर्सेस आदर्श कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड 2012। Supreme Court held that the court is only required to determine following two things: the plaintiff was in possession of the property, he has been illegally disposed of, ठीक है। नेक्स्ट है, the essential differences between section 5 and 6 is the former suit is based on the title while the latter suit is based without establishing title। तो 5 में टाइटल को इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन 6 में ज़रूरी नहीं है। फिर उसके बाद हम ये भी कर सकते हैं कि सेक्शन 5 में जो प्रॉपर्टी के पोजेसन को रिकवर करने का टाइम है वो 12 ईयर्स है, ठीक है, और उसमें 30 ईयर्स भी किसी आधार पर हो सकता है, अलग बात है, ठीक है। लेकिन जो सेक्शन 6 है वो विद इन 6 मंथ है, ठीक है। सेक्शन 6 में विद इन 6 मंथ है। फिर सेक्शन 6 गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हो सकती है, सेक्शन 5 देखा जा सकता है, ठीक है। फिर सेक्शन 6 में अगर कोई भी ऑर्डर या डिक्री आ गई है तो उसमें अपील एंड रिव्यू नहीं हो सकता है, ठीक है। और सेक्शन 5 में ऐसा कुछ नहीं कहा गया। तो देयर आर 4 डिफरेंसेस। आगे बाद में करते हैं। बाय, जय हिंद, जय भारत।